हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम लोग जो है फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेसिकली 75 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप लोगों को वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। राइट, आज हम लोग जो है 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। राइट, और आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग बेसिकली जो आपके पास 8 प्रायोरिटी सेक्टर है ना, वी हैव 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स, तो उनकी लैंडिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको। और मैंने कुछ कुछ डिस्कशन भी किए थे बट कवर अप नहीं हो पाता। बट चलो कंसेप्ट ही डिस्कस कर लेंगे पूरे का पूरा। जितने भी आपके पास 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, राइट, तो उनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं कि किस एरिया के अंदर कितनी जो है वो आपके पास जो है लेंडिंग ग्रांट करी गई है, चाहे वो आपके डोमेस्टिक बैंक है, चाहे फॉरेन बैंक है, चाहे आरआरबीज है। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76। चलिए जी, so let's discuss from question number 76. How many parties are there in the bills of exchange? राइट, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिटेल जो है डिस्कशन किया था। राइट, चलिए तो बताइए इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर? 4, 3, 2 और 1। हाँ जी, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज? वाल आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू ही तब किया जाता है जब आप उधार के अंदर, क्रेडिट के अंदर किसी भी सामान की क्या करते हैं, खरीद बेच करते हैं, है ना। और बेसिकली इसको इशू कौन करता है? सेलर करता है। और सेलर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई? ड्रॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉर बोलते हैं। और जो बायर होता है आपका, कौन होता है? जो बायर होता है, और बायर को क्या बोलेंगे? ड्रॉई। सो बायर को क्या बोलते हैं? ड्रॉई। सो ड्रॉई इज द वन हु मेक द पेमेंट, है ना। और ड्रॉर इज द वन जो कि बेसिकली पेमेंट को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। और ड्रॉर कभी कभी बिल्स को एंडोर्स भी कर देता है। तो एंडोर्स के टाइम पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्सेबल होते हैं, ठीक है ना, मतलब ट्रांसफरेबल होते हैं। तो आप उसको एंडोर्स भी कर सकते हैं। जो थर्ड पार्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी, है ना, जो थर्ड पार्टी होगी उसको आप लोग क्या बोलोगे? पेई, ठीक है ना। सो पेई इज द वन हु कलेक्ट्स द पेमेंट। कई बार ऐसा होता है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि जो ड्रॉर है और जो पेई है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर उसने एंडोर्स नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि पेई हम लोग उसी को बोल रहे हैं, द वन हु कलेक्ट्स द पेमेंट। तो सम टाइम ड्रॉर और पेई मे बी द सेम पर्सन, राइट। चलिए जी, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होगी इसमें? 3 पार्टीज होगी, ड्रॉई, ड्रॉर और पे। चलिए, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 3 पार्टीज। क्लियर है? सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द मेकर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द मेकर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनाया जाता है किसके थ्रू? सेलर के थ्रू। और सेलर को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग? मेकर, ठीक है ना। और यही यहाँ पे क्या देता है? डायरेक्शन देता है किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की और चेक की, टू पे, है ना। किसको देगा? इज कॉल्ड पेई, ड्रॉई, एंडोर्सी या फिर ड्रॉर? बताइए। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड, मतलब जिसको डायरेक्शन दी जा रही है, दे कौन रहा है? मेकर दे रहा है, चाहे वो किसका? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, चाहे वो चेक का है। टू पे इज कॉल्ड पेई, ड्रॉई, एंडोर्सी और ड्रॉर। देखो, पेई तो वो होता है जो कलेक्ट करता है पेमेंट को, है ना। तो इसको तो नहीं करेंगे कि आप पैसा दे दे, राइट। और जो ड्रॉई होता है, ड्रॉई कौन होता है भाई? इस केस में जो एक्चुअल में पेमेंट करेगा। चेक के केस में हमेशा बैंक रहता है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो राइट है चेक्स को क्लियर करने का वो बैंक्स के पास है, क्योंकि वहीं पे इन कैश होते हैं या फिर अकाउंट में जाएगा पैसा, राइट। तो यहाँ पे जो ड्रॉई है वो ऑलवेज बैंक रहता है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉई जो है वो कौन होगा भाई? आपका बायर होता है, जो कि एक्चुअल में पेमेंट को करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये कौन सा ऑप्शन हो गया भाई सही? बी। क्लियर है? सिंपल था ये भी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो इसको डायरेक्शन दी जा रही है मेकर के थ्रू कि आप लोग क्या करें भाई? पेमेंट करेंगे एक सर्टेन डेट को, एक सर्टेन वैल्यू के साथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग मैनर, है ना। ए ने एक इंस्ट्रूमेंट को साइन किया इस तरीके से, स्टेट द इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रोमिसरी नोट। तो सबसे पहले तो हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो प्रोमिसरी नोट है बेसिकली वो इशू किया जाता है या फिर बनाया जाता है, या फिर मैं कहूँ जो मेकर है प्रोमिसरी नोट का, वो बेसिकली कौन होता है भाई? आपका बायर होता है,
बायर इन द सेंस हम लोग इसमें बायर, क्योंकि गुड्स का तो कोई एक्सचेंज मैटर करता ही नहीं इसमें, क्योंकि प्रोमिसरी नोट जो है वो बेसिकली जिस पर्सन के थ्रू जो पैसे लेता है ना, वही प्रोमिसरी नोट का मेकर होता है एक्चुअल में, राइट। चलिए, तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, जो कि क्या होगा, ट्रांसफरेबल होगा, जिसमें कि किसी भी तरीके की जो भी क्या होगा, एक तरीके से रिटर्न डॉक्यूमेंट है और अपने आप में एक अनकंडीशनल ऑर्डर कैरी करता है। अनकंडीशनल मतलब जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, राइट। कि मतलब अगर मैं पैसे दूंगा तो मेरा ये, आप कोई गुड बाय करोगे तभी मैं पैसे दूंगा, या मेरा कोई सर्टेन काम होगा तभी मैं पैसे दूंगा, तो ये सभी चीजें क्या है, कंडीशन अटैच होती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ये, क्योंकि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है ना दो पार्टीज के बीच में, है ना, जो इशूअर है और जो रिसीवर है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी भी तरीके की कंडीशन आती है तो वो फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉइड एब इनिशियो हो जाती है ना, हम लोग लॉ की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, है ना। फ्रॉम द बिगिनिंग ही ये इनवैलिड हो गया, जिसको आप कोर्ट के अंदर इन्फोर्स जो है नहीं करा सकते, राइट, जो कि आपका क्या होगा, एनफोर्सेबल नहीं होगा, राइट। चलिए जी, सो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर आईएनआर कितना 500, वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ बी को कि मैं कितने पैसे दूंगा, 500 रुपीज दूंगा। तो ये तो प्रोमिसरी नोट की ही जो है कंडीशन बनती है, कंडीशन इन द सेंस मतलब उसी का ही स्टेटमेंट है। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी फॉर INR 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव। वो कह रहा है कि चाहे किसी भी डेट को जब भी वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है, प्रोमिसरी नोट को, जो भी उसका वैलिडिटी पीरियड होगा, तो जब भी वो मैच्योर हो जाएगा डिमांड पे हम लोग उसको वो पैसा दे देंगे, बिल्कुल सही है। पॉइंट सी, आई प्रॉमिस टू पे बी INR 10,000 आफ्टर 3 months। अब एक बात समझने वाली है कि जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आइदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आइदर प्रोमिसरी नोट, आइदर आपका चेक, ठीक है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, सभी का वैलिडिटी पीरियड कितना रहता है, 3 महीने ही रहता है, राइट। कितने महीने रहता है, 3 months ही इसका वैलिडिटी पीरियड रहता है। बट अगर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करूं, एक्सेप्शन है वहां पे, 3 ग्रेस डेज भी आपको मिलते हैं। किस केस में, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 ग्रेस डेज भी मिलेंगे, बट प्रोमिसरी नोट और चेक के केस में ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है। चलिए जी, ऑप्शन नंबर डी, आई प्रॉमिस टू पे बी INR 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी। वो कह रहे हैं कि मैं 500 रुपए दूंगा बी को, कब दूंगा, जब मेरी शादी सी के साथ हो जाएगी। ये कंडीशन अटैच है। तो सारे के सारे आपके, अभी मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो अनकंडीशनल होने चाहिए, तभी वो अपने आप में नेगोशिएट हो सकते हैं, अदरवाइज वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टेट द इंस्ट्रूमेंट which cannot be considered as promissory note। so ऑप्शन नंबर डी जो है उस रिगार्ड में सही हो गया भाई। क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79, अ चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ एक्स। आप लोगों ने एक चेक को ड्रॉ किया, मतलब इशू किया, किसके रिगार्ड में, किसके फेवर में, एक्स के फेवर में, इज क्रॉस्ड, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चेक के ऊपर अगर, क्रॉस का मतलब होता है 2 पैरेलल लाइंस अगर लगी हो तो आप ओवर द काउंटर उसको विड्रॉ, मतलब इन कैश नहीं करा सकते, वो अकाउंट पे ही होगा, मतलब वो पैसा जो है किसी भी अकाउंट के अंदर जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए स्पेसिफिक क्रॉसिंग भी हो सकती है, जनरल क्रॉसिंग भी हो सकती है, और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग अगर है तो, अगर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है, मान लीजिए यहां पे लिख देता है रामलाल, है ना, स्लैश करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट मींस जो रामलाल है उनका अकाउंट मतलब किसी भी बैंक में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पीएनबी में नहीं होगा या किसी और बैंक हो सकता है, बट उनके सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ही पैसा जाएगा। इट मींस मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, है ना। नाउ दिस पर्सन कैन नॉट बी एंडोर्स दिस चेक। क्लियर। तो ये चेक यहाँ पे एंडोर्सेबल मतलब ट्रांसफरेबल नहीं रहा। अगर रिस्ट्रिक्टिव नहीं है तभी आप इस चेक को फर्दर ऑन एंडोर्स कर सकते हैं इन केस ऑफ स्पेसिफिक क्रॉसिंग और आपकी जो है जनरल क्रॉसिंग के अंदर। ये हम सभी लोगों को पता है, आप लोग डेली बेसिस में डील करते हैं, है ना। चलिए, सो एक्स एंडोर्सेस द चेक इन फेवर ऑफ वाई। एक्स के फेवर में चेक इशू किया गया था, चेक एक्स ने फर्दर ऑन उस चेक को जो है एंडोर्स कर दिया, किसके नाम पे भाई, वाई के नाम पे, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होती है वो अमाउंट जो आपको मिलने वाली है।
सो वाई बिकम, इस केस में जो वाई है वो क्या बन जाएगा भाई, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स या फिर ओनली अ होल्डर। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि जितने भी आपके थर्ड पार्टी चेक्स हैं, क्या होते हैं, जितने भी आपके थर्ड पार्टी चेक्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या होते हैं कि किसी पर्सन के नाम पे इशू किए गए हैं, ठीक है ना, जो बियरर होता है तो जिसके भी पर्सन के हाथ में होगा वो उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, राइट। बट यहाँ पे क्या है, उसके फेवर में किया गया है, ठीक है ना। सो ओनली अ होल्डर या फिर एन असाइनी फॉर द अमाउंट ऑफ चेक या फिर द चेक कैन नॉट बी एंडोर्स। बताइए इस केस में जो वाई है वो क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स या फिर ओनली अ होल्डर या फिर एन असाइनी फॉर द अमाउंट ऑफ चेक या फिर द चेक कैन नॉट बी एंडोर्स। इस केस में जो वाई है वो क्या बन जाता है, ओनली अ होल्डर, है ना, कि पैसा किसको मिलेगा, सिर्फ वाई को ही मिलेगा। क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। पी ऑफ दिल्ली ड्रॉज अ बिल ऑन क्यू। पी जो पर्सन है, ठीक है, वो कहां पे रहता है, दिल्ली में, और दिल्ली इंडिया में है, राइट। कहां पे है भाई, इंडिया में ही। चलिए सो ऑन क्यू ऑफ लंडन, ये मतलब एक और सिटी के कंट्री के बारे में बात कर रहा है, तो दो कंट्रीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ध्यान रखना इशू कहाँ पे किया जा रहा है, दिल्ली में इशू किया जा रहा है उसे, जो कि पर्सन कौन है, क्यू, वो कहाँ का है, लंदन का है। सो पेबल इशू भी कहाँ किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर, पेबल भी कहाँ है, मुंबई में, मतलब इंडिया के अंदर ही है ना। दोनों सिटीज आपकी इंडिया के अंदर ही है, इशू भी इंडिया में है और पेबल भी इंडिया में है। सो द बिल इज इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, डिमांड बिल या फिर नन ऑफ द अबव। इंडियन बिल वो बिल्स बेसिकली होते हैं जो कि इशू और पेएबल विद इन अ सेम कंट्री के अंदर होते हैं, है ना, सेम बाउंड्रीज के अंदर अगर किसी भी चेक को इशू या पे किया जाता है उनको हम लोग इनलैंड बिल बोलते हैं। फॉरेन बिल होते हैं कि जब कोई भी चेक इशू किसी और कंट्री में हो और पेएबल किसी और कंट्री में, इट मीन्स दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे आपको मिसगाइड करने के लिए बोला गया क्यों पर्सन है लंदन का, बट यार पेएबल और इशू तो इंडिया के अंदर ही किया जा रहा है ना, तो ये आपका कौन सा चेक हुआ, जरा बताएं। थर्ड वन इज डिमांड बिल। डिमांड बिल होता है कि जब भी प्रेजेंट किया जाएगा तब उस चेक को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको इनकैश करना पड़ेगा। सो इस केस में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इनलैंड बिल। अभी आपको बताया ना कि इशू भी सेम ही कंट्री में किया जाए, पेबल भी सेम कंट्री में है, तो आपका इनलैंड बिल बन जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज प्लास्टिक मनी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया हुआ है भाई कि इसमें से कौन सा आपका प्लास्टिक मनी है। सभी को आता होगा, ट्रेवलर चेक्स, क्रेडिट कार्ड, बियरर चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट। कौन सा इसमें से प्लास्टिक मनी होता है। ट्रेवलर चेक तो बेसिकली पेपर की फॉर्म में होते हैं, क्रेडिट कार्ड आपका प्लास्टिक मनी है सॉरी क्रेडिट कार्ड आपका क्या है भाई, प्लास्टिक मनी है ना। हमारे पास ये जो है ये प्लास्टिक मनी होते हैं, जितने भी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बोथ आर प्लास्टिक मनी। बियरर चेक जो है वो अगेन पेपर की फॉर्म में होते हैं, डीडी भी पेपर की फॉर्म में होता है। तो बचा एक ही ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड जो है एग्जाम्पल्स हैं आपके पास बेस्ट प्लास्टिक मनी का, राइट। प्लास्टिक मनी बेसिकली वो मनी जिसको आप लोग जो है स्वाइप करके जो है पैसे को चाहे तो ट्रांसफर करते हैं या फिर पैसा विड्रॉ करते हैं उससे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, और जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड है इसका मोटो क्या है भाई, कई बार पेपर में ये भी आ जाता है हमारे पास, बाय नाउ पे लेटर, है ना। क्रेडिट कार्ड का हमारे पास बाय नाउ पे लेटर मतलब अभी खरीदो और पैसे कब देना, बाद में। और डेबिट कार्ड में क्या है, बाय नाउ पे नाउ मतलब पैसा अकाउंट में होगा तभी दे पाओगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, अकाउंट पेई इन क्रॉसिंग विथ टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन इज। जब कभी भी किसी भी चेक के ऊपर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, है ना, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी चेक के ऊपर अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो अपने आप में ही अकाउंट पे ही हो जाता है। अकाउंट पे ही मतलब ओवर द काउंटर आप लोग उस चेक को क्या नहीं कर सकते, इनकैश नहीं कर सकते, वो चेक जो है किसी ना किसी अकाउंट के अंदर ही पैसा जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ऐसे चेक को आप लोग क्या बोलोगे, स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग,
रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग या फिर नन ऑफ दीज। चलिए पहले यही समझ लेते हैं कि आई होप वैसे आप लोगों को सभी को पता है क्योंकि आप लोग डेली इस चीज में डील करते हैं, है ना। चलिए, तो जनरल क्रॉसिंग बेसिकली होती क्या है, कभी भी आप लोगों ने चेक के ऊपर कहीं पे भी, मतलब जरूरी नहीं है ऐसे ही, कहीं भी किसी भी चेक के ऊपर अगर 2 पैरेलल लाइंस ऐसे भी लगा दो या फिर 2 पैरेलल लाइंस ऐसे भी लग जाए तो वो अपने आप में जनरल क्रॉसिंग मतलब क्रॉसिंग बन जाती है, ठीक है ना। मतलब वो पैसा किसी भी अकाउंट के अंदर ही जाएगा, ओवर द काउंटर तो पे नहीं हो पाएगा, हम लोग उसको इन कैश नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो स्पेसिफिक कैसे हो सकता है कि नॉर्मली आप लोग 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके छोड़ दीजिए या फिर एंड कंपनी या फिर अकाउंट पे ही लिख दो उसमें, या फिर नॉट नेगोशिएबल अगर आप लोगों ने उसमें लिख दिया तो ये जनरल क्रॉसिंग है, ठीक है ना। ये हमारी क्या बन जाती है, जनरल क्रॉसिंग बन जाती है। बट अगर हम लोग बात करें स्पेशल क्रॉसिंग की, स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर क्या आता है हमारे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोगों ने किसी भी 2 पैरेलल लाइंस के अंदर एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा जो कि क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड वन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पे, ठीक है। थर्ड वन क्या है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉट नेगोशिएबल, राइट। अब यहाँ पे आप लोग इसको रिस्ट्रिक्टिव भी कर सकते हो, मतलब स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर अगर मैं नॉर्मल सी यहाँ पे लिखूं, ठीक है, मतलब मैंने ऐसे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बोला था ऑफ रामलाल, है ना, तो ये अपने आप में क्या बन जाता है, रिस्ट्रिक्टिव, मतलब इसी पर्सन के इसी बैंक अकाउंट के अंदर ही पैसा जाएगा, ना कि किसी और अकाउंट के अंदर। या फिर अगर मैं बोलूं किसी भी पैरेलल लाइंस के अंदर अगर मैंने ये वर्ड लिख दिया अकाउंट पे, इट मींस इसी बैंक के अंदर ही ये पैसा जो है वो जाने वाला है, क्लियर है। सो इस केस में ये हमारे पास क्या हो जाती है भाई, स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग और क्या, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। तो बेसिकली हम लोग किसी भी चेक को ट्रांसफर एंडोर्स ना हो सके तभी हम लोग उसको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग लगाते हैं, अदरवाइज नॉर्मल चेक तो एंडोर्स हो जाते हैं। चलिए, तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके पास क्या है भाई, जनरल क्रॉसिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा थोड़ी है, नॉर्मल तो 2 लाइंस लगाई हैं आपने, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गार्निशी ऑर्डर अंडर अ गार्निशी, मतलब सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गार्निशी, वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है किसको आप लोग गार्निशी बोलते हो, गार्निशी ऑर्डर के अंदर। बेसिकली सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, फिर समझेंगे कि जो गार्निशी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट डेटर, बैंक या फिर नन ऑफ दिस, राइट। बेसिकली होता क्या है कि बेसिकली जब मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, है ना, मिस्टर एक्स को जो है लोन दिया कितने का, 5 लाख रुपए का, कितने का अमाउंट दिया, 5 लाख रुपीज का जो है लोन सैंक्शन किया था मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स ने अभी लेटर ऑन जो है वो पेमेंट देने से डिनाई कर दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि इनके पास तो ऑप्शन है, क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, किधर जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट में जाके केस फाइल करेंगे कि भैया एक काम करें, हमें इस पर्सन से रिकवरी करा के दीजिए। अब कोर्ट क्या करेंगे कि मिस्टर एक्स के अगर कहीं पे किसी और बैंक अकाउंट के अंदर, है ना, मान लीजिए इनका अकाउंट जो है वो कहाँ पे है, पीएनबी के अंदर भी है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी इनका अकाउंट है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक को जो है पूछेंगे भाई कितना पैसा है ना, उनको दोबारा से क्या पीएनबी को भेजना पड़ेगा कि इतना इनका अकाउंट है और हमारे पास, और इतना इतना पैसा इनके अकाउंट में पड़ा है। तो उस केस में कोर्ट के थ्रू यहाँ पे क्या जाता है, फिर ऑर्डर पास ऑन होता है कि आप यहाँ पे क्या करें, रिस्ट्रिक्शन लगाएं उस अकाउंट के ऊपर कि आप उनको वो पैसा जो है वो नहीं देंगे। उसको हम लोग बेसिकली जो ऑर्डर पास किया जा रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, गार्निशी ऑर्डर, राइट। चलिए, अब समझ लेते हैं हम लोग बेसिकली लैंग्वेज में कि भाई गार्निशी ऑर्डर होता क्या है। चलिए, सो गार्निशी ऑर्डर इज एन ऑर्डर पास बाय एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ठीक है, जिस भी कोर्ट में आप लोगों ने केस फाइल किया हुआ है उस कोर्ट से जो भी ऑर्डर पास किया जाता है उसको हम लोग गार्निशी ऑर्डर सॉरी गार्निशी ऑर्डर बोलते हैं। डायरेक्टिंग और ऑर्डरिंग अ गार्निशी, गार्निशी मतलब बेसिकली बैंक, तो बैंक को ऑर्डर करता है, क्या करता है, बैंक को ऑर्डर पास ऑन करता है कि नॉट टू पे मनी टू जजमेंट डेटर, है ना, कि आप लोग जो भी आपके अकाउंट में पैसा पड़ा, ये जो बैंक है यहाँ पे, ये कौन बन जाता है, पीएनबी इस केस में, कि आप इस कस्टमर का पैसा जितना भी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, आप लोग यहाँ पे उसको पैसा पे नहीं करेंगे। क्यों,
क्योंकि भैया उसने पीएनबी एसबीआई का पैसा देना था, राइट। समझ में आई मेरी बात कि बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन पास ऑन किया मिस्टर एक्स को, राइट। मिस्टर एक्स ने पेमेंट नहीं की, इसलिए एसबीआई ने कोर्ट गए, राइट, और कोर्ट में केस फाइल किया। कोर्ट ने फर्दर ऑन मिस्टर एक्स के जो है अकाउंट्स चेक किए कहीं और भी है क्या, तो उन्होंने देखा कि पीएनबी में अकाउंट है, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया पीएनबी को कि आप लोग बताएं कि इनका अकाउंट अगर आपके पास है तो कितना पैसा पड़ा है। तो पीएनबी ने स्टेटमेंट इशू करेगा कोर्ट के लिए कि भाई इतना इतना पैसा वहां पे हमारे यहाँ पे पड़ा है, राइट। तो फिर कोर्ट के थ्रू जो ऑर्डर जाता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, गार्निशी ऑर्डर। और उस गार्निशी ऑर्डर के अंदर साफ साफ होता है कि आप जितना भी पैसा इस पर्सन के अकाउंट में पड़ा है, अब आप इस जजमेंट डेटर को, जजमेंट डेटर कौन हुआ भाई, हमारा कस्टमर, ठीक है। कस्टमर मतलब वो पर्सन जिसको पैसा दिया गया था, है ना। एक्चुअल में कौन होता है, कस्टमर होता है। और जो गार्निशी होता है वो कौन होता है, बैंक, ध्यान रखना, राइट, जिसको डायरेक्शन दी जा रही है। अभी आपके पेपर मतलब क्वेश्चन में यही था कि बेसिकली गार्निशी हम किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, बैंक को। जजमेंट डेटर बोलेगा तो किसको बोलोगे, कस्टमर को, राइट। और बैंक का यहाँ पे दूसरा नाम भी आ जाता है कई बार कि जजमेंट डेटर्स डेटर, है ना। क्या बोलते हैं हम इसको, बैंक इज ऑल्सो नोन एज जजमेंट डेटर्स डेटर, ध्यान रखना, जजमेंट डेटर नहीं बोलेंगे, जजमेंट डेटर्स डेटर, राइट। चलिए, और कस्टमर को क्या बोलते हैं, जजमेंट डेटर। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गार्निशी ऑर्डर के अंदर जो गार्निशी है वो कौन होता है भाई, कौन होता है, बैंक होता है, क्योंकि जजमेंट डेटर कौन होता है, कस्टमर, है ना। जजमेंट डेटर कौन होता है भाई, कस्टमर। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जजमेंट डेटर। आई होप यहां तक हमें क्लियर है गार्निशी ऑर्डर का, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है कि कस्टमर जजमेंट डेटर किसको बोलेंगे, जजमेंट डेटर किसको बोलते हैं, गार्निशी कौन होता है गार्निशी ऑर्डर के अंदर, क्लियर। चलिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने लास्टली भी डिस्कस किया था कि जो FCNR अकाउंट है, मतलब NRI अकाउंट्स, राइट। NRI अकाउंट्स के अंदर आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट जो है ओपन करते हैं। अगेन अगर हमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है ना, कौन सा अकाउंट ओपन करना है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है ओपन करना, मतलब FD करानी है, राइट। वो भी किसके अंदर, फॉरेन करेंसी के अंदर, है ना। मान लीजिए आप लोग NRI हैं, या फिर कौन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POI जिसको हम लोग बोलते हैं, NRI है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसके पास जो है क्या पड़ा भाई, कोई फॉरेन की कोई इनकम है या फिर कोई फॉरेन करेंसी है, लमसम अमाउंट में वो FD कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है FCNR B का, राइट। तो यहाँ पे आप लोग अकाउंट जो है ओपन करा सकते हैं, वो भी 6 करेंसीज के अंदर, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कितने तरीके से आप लोग इसको ओपन कराएंगे, क्या करना है, यहाँ पे कितना ड्यूरेशन रहने वाला, कौन सी करेंसीज यहाँ पे अलाउड है, जो कि RBI ने अलाउ की गई है, राइट। तो कितने पीरियड के लिए बेसिकली हम लोग जो है FD यहाँ पे ओपन करते हैं, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए। हाँ जी, जो आप लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, राइट, जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, कितनी ड्यूरेशन रहती है यहाँ पे इस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 10 साल। हाँ जी, मैक्सिमम पीरियड कितना रहता है, 5 ईयर्स। कितना रहेगा, 5 साल रहता है, क्लियर है। चलिए, इसका डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप जिनको अगर नहीं पता चल रहा है कि FCNR B क्या है, तो आप प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना, राइट। मैंने उसमें डिटेल में कराया हुआ आपको। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, इफ अ माइनर ड्रॉ इंडोर्स, ठीक है, मतलब ड्रॉ मतलब या तो इशू करता है, माइनर मतलब द वन हु नॉट अटेन द एज ऑफ मेच्योरिटी, है ना, जो कि अभी 18 साल का नहीं हुआ, राइट। चलिए, तो अगर वो किसी भी चीज को क्या करता है, इशू करता है, एंडोर्स करता है, सॉरी स्पेलिंग आई नहीं, ई है, ठीक है, एंडोर्स करता है, डिलीवर करता है, एंड नेगोशिएट, ठीक है, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, राइट। सो इट बाइंड्स, किस किस पर्सन को वो बाइंड करेगा, ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट माइनर, ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग माइनर, या फिर माइनर खुद ही इंक्लूड होगा, या फिर माइनर एंड ओनली ड्रॉर, ठीक है, मतलब जो कि मेकर होगा। चलिए बताइए, इफ अ माइनर ड्रॉ, एंडोर्स, डिलीवर एंड
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर वो ट्रांसफर करता है, देन इट बाइंड, वो सारी पार्टीज को इन्वॉल्व करेगा या फिर एक्सेप्शन है उस केस में। तो बेसिकली अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, जब भी माइनर का केस पढ़ते हैं, हम लोगों ने हमेशा यही चीज डिस्कस करी है कि माइनर को जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाया जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग सिर्फ उसको बेनिफिट देने के लिए लाएंगे, राइट। नो डाउट अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तब भी वो यहाँ पे जो है एक्सेप्शन में ही आता है। आप लोग उसको किसी भी लॉस के लिए जो है यहाँ पे क्या नहीं कर सकते भाई, उसको इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के अंदर ही इन्वॉल्व कर सकते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर? क्योंकि माइनर वहां पे स्पेसिफिक मेंशन है कि माइनर के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले, ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाए कि माइनर को ऐड ही तभी किया जाए जब उसका किसी भी चीज का क्या हो, बेनिफिट देना हो। तो सिंपल सी बात है, उस केस में कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट माइनर। क्लियर? तो यहाँ पे सभी पार्टीज जो है बाइंडेड रहेंगी, बट माइनर यहाँ पे बाइंडेड नहीं रहता। अगर कोई भी गलती होती है, कुछ भी होती है, तो वो माइनर को बाइंड यहाँ पे नहीं कर सकती। क्लियर है? आई होप आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए वो क्लियर है, राइट? चलिए, तो आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग और फर्दर ऑन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी? और पीएसएल लेंडिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।